ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। अरे दादा हमारा तो नसीबी साला चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। हमारा तो नसीबी चने के झाड़ पे चढ़ा निकला और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई। ससुरा छेना समझ के खाया साला दही बड़ा निकला। आइए गुनगुना लिया जाए, इस तरह गीत गा लिया जाए। इतनी गमगीनियों के साए में कुछ घड़ी मुस्कुरा लिया जाए और मुस्कुराहट के लिए मुस्कुराहटों का एक वासा हमारे बीच में बैठा है जिसका नाम होता है भाई कुलदीप शुक्ला जी। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें भाई कुलदीप शुक्ला जी हमारे बीच में। बहुत बहुत आभार आदरणीय दादा। और इस भीरा की धरती पर पहली बार मैं आया हूँ तो पहले इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ, मां शारदे को नमन करता हूँ, मंच पर बैठे समस्त अतिथियों को और कवियों को प्रणाम करता हूँ और संचालक जी को उनके ढील ढोल और आकार प्रकार के हिसाब से 16.5 बार प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम भी इसलिए कर लेता हूँ, नहीं असल में ये था पहले जन्म में हमारी पत्नी थी, इन्होंने 16 सोमवार व्रत रखे। भाई साहब 16.5 बार बोला, 16 नहीं बोला है। हाँ तो आधे इस बार मान लो। अब पूर्व जन्म के बारे में ब्राह्मण के घर में जरूर पैदा हुआ हूं लेकिन इतना अंतर ज्ञान नहीं है। और प्रणाम मैं इसलिए नहीं करता हूं कि इनसे डरता हूं। तो पूर्ण महिला भी कहाँ हो। प्रणाम इसलिए करता हूं कि प्रणाम करने के भाई साहब बहुत अपने फायदे होते हैं। प्रणाम करने से एक तो ये पता लग जाता है कि मुझे किसी ने कुछ संस्कार सिखाए हैं, दूसरे मेरी विनम्रता का भी पता लग जाता है आपको, और तीसरे ये भी पता लग जाता है कि मैं भले घर में पैदा हुआ हूँ। और चौथी बात यह है कि इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूँ। और अभी तक मैं अपने बारे में भी 4 पंक्तियों से बात कर दूं कि अभी तक आप इन भारी भरकम कवियों को सुनते रहे, पता नहीं क्या क्या चीन पाकिस्तान और जवानी और बुढ़ापा सब उधेड़ के रख दिया। मैं ऐसी बात नहीं करता हूं, मैं अपने बारे में कि अभी तक आपने सुना था इन भारी भरकम कवियों को, अब आपका पाला इस 1.5 पसली के कवि से पड़ा है। अभी तक आप सुनते रहे थे ऐसे भारी भरकम कवियों किसको, अब आपका पाला इस 1.5 पसली के कवि से पड़ा है। लेकिन ये तो सब 12 बोर के कवि थे जिन्हें आप सुनते रहे थे, अब आपके सामने 315 बोर का कवि खड़ा है। वाह। और ये संचालक जी अभी मुझे अपनी पत्नी बना रहे थे ना, तो इनके बारे में भी मैं जानता हूं बहुत कुछ, हर जगह कहता नहीं हूं बस कि ये इनके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। संचालन बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सिर्फ मंच का, घर का संचालन पड़ोसी मदद करते हैं। अच्छा आपने अपने घर में कब चेक करवाया। नहीं मुझे पड़ोसियों से पता लग जाता है। एक बार ये पिछले कवि सम्मेलन था, वहां अपने घर की बात पड़ोसियों को पता लगती है। फतेहगंज में आप तो हफ्ते भर घर में ही नहीं रहते हैं तो पता तो पड़ोसियों से ही लगेगा। हफ्ते भर कवि सम्मेलनों में घूमते हो कि एक बार अभी फतेहगंज में कवि सम्मेलन था, पिछली बार हमारा साथ हुआ था जब, तो फतेहगंज कवि सम्मेलन में एक कवि बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा भाई फतेहगंज बरेली में लगता है, ना हमारा जिला ना इनका जिला। तो हमने वो बोले भाई साहब आपके यहाँ संचालन कैसा होता है। तो कि हमसे साथी कवि ने पूछा कि आपके यहाँ संचालन कैसा होता है, आपके यहाँ संचालन कैसा होता है, क्या हमारे यहाँ जैसा होता है बिल्कुल वैसा होता है, क्या हमारे यहाँ जैसा होता है बिल्कुल वैसा होता है। हमने कहा संचालन की बात क्यों पूछते हो, संचालक को देख के अंदाजा लगा लीजिए, हमारे यहाँ तो संचालक ही यमराज के वाहन जैसा होता है। हमें बताते हो तुम हाथी और सोच के ऐसा भाई, हमें बताते हो तुम बेटे के यमराज के भैंसा, और समझ रखा है तुमने प्यारे हमको ऐसा भैंसा। और हम क्या कहें बताएं कैसे, और हमको लगता कैसा, हमें लग रहे हो तुम मिट्टी वाले छोटे गेंदा।
अच्छा भाई साहब, मैं एक और बात बता दूं आपको कि मैं कविता सिर्फ 2 ही विषय पे लिखता हूँ, इधर उधर ज्यादा नहीं भटक पाता हूँ। कविता के सिर्फ 2 ही विषय होते हैं, गिने चुने हैं। तीसरे विषय पर किसी दिन भटक गए तो और कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, इसलिए 2 पर ही लिखता हूँ। या तो पत्नी पे लिखता हूँ और या फिर नेता पे लिखता हूँ। और भाई साहब दोनों ही विषय आपको मालूम है बड़े खतरनाक है। नेता के खिलाफ बात पड़ गई तो पहले थाने में ठुकवाता है और बाद में जेल में ठुकवा देता है। और पत्नी के खिलाफ तो 100% पड़नी है, वो रोज घर में ठोकती है। अब हमारी चेचें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने ठुके पिटे मजबूत आइटम होंगे। नहीं, वो तो देखने से ही हम दूसरे के नहीं, ये लोग पाकिस्तान चीन ये पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और चीन और जन कहाँ की उधेड़ के रख दी। अरे भाई साहब इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन ये लोग लगाते हैं क्योंकि इनके पास है, अपने पास है ही नहीं, लगाएंगे क्या। अच्छा, हमने एक दिन पूछा अनुज बदूर से, हमने ये बताओ ये इतने स्लिम ट्रिम कैसे हुए। उसने बताया झोला ले कर पैदल चलते मैं रिक्शे से जाती हूँ, झोला लेकर पैदल चलते मैं रिक्शे से जाती हूँ, इन्हें कराती खूब डाइटिंग चाट पकौड़े खाती हूँ, और मोटे कैसे हो जाएंगे मैनेजमेंट किया ऐसा, हर गलती पर कान पकड़वा बैठक सौ लगवाती हूँ। कैसे हो जाओगे मोटे बेटा। अच्छा, अब ये संचालक भी ऐसे भी नहीं बन गए। अब हम आपके जब बात आ गई है तो कह देंगे, ये पहले कभी अभी नहीं थे, ये अच्छे खासे अपने स्कूल में पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल था, और ये अखबार में विज्ञापन विभाग में बड़ा अच्छा काम करते थे। लोगों से विज्ञापन लेना, उसको अखबार में छपवा देना, उससे इनकी भी आमदनी अच्छी थी। एक बार इनका कहीं कांटेक्ट हो गया जबलपुर में, वो बुलबुल छाप पहलवान छाप बीड़ी की फैक्ट्री में, इनको विज्ञापन दे दिया उन्होंने। भाई साहब मोटी रकम का विज्ञापन था, फैक्ट्री का विज्ञापन था, तो मोटी रकम होनी चाहिए थी। अगले दिन सुबह अखबार में विज्ञापन छपा, तब ये कविता लिखते थे लेकिन मंच पे नहीं जाते थे। तो जिनके दिमाग में पता नहीं विज्ञापन की हेडिंग लगा बनाते टाइम पे कविता चलने लगी, आपने विज्ञापन लिख दिया, सुबह छपा बीड़ी छाप पहलवान। भाई साहब अखबार बस्ती में आया, अखबार बस्ती में आया, पड़ोसी पहलवान ने इनकी बोगत बनाई, कवि बनने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अच्छा, और भाई साहब ये ओज वाले कवि दादा कमलकांत जी पीछे बैठे हुए हैं, दादा को मैं प्रणाम करता हूँ। पाकिस्तान की ऐसी धोते हैं रील धुल गए, इतना दिमाग क्यों लगाते हो भाई। हमने तो सीधा सीधा भाई साहब अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख लिया है। वहां बॉर्डर पे आतंकवादी हमारी तरफ 2 गोलियां अगर चला दे, भाई साहब मैं पाकिस्तान के अपने कुत्ते का इस्लामाबाद रावलपिंडी सब लाल कर देता हूँ, कतई रियायत नहीं करता हूँ। अरे दिमागी तुम बुझाना है, अपनी लगी बुझाओ ना। तो मैं बता रहा था भाई साहब मैं कविता सिर्फ 2 पर लिखता हूँ, क्या तो पत्नी होती है हमारा विषय या फिर नेता होता है। और ये सच्चाई है कि हमारी पत्नी हमारा सम्मान नहीं करती। वाह, अरे भाई साहब सच्चाई मानने में ऐसे मंच पे खड़े होकर सच्चाई स्वीकार कोई नहीं करता है। घर से कुट के आते हैं, यहाँ बताते हैं अरे आज तो दही बड़े खिला के भेजा पत्नी ने। और भाई साहब लेकिन पत्नी सम्मान नहीं करती है, मुझे दूसरी जगह से मिल जाता है। एक तो आपके बीच में मिल जाता है, दूसरी बात भाई साहब जब भी अलमारी खोलता हूँ 2-3 कपड़े पैरों पे गिर पड़ते हैं, मालिक मेरा नंबर कब आएगा। कपड़े सम्मान करते हैं, पत्नी नहीं। वाह। और भाई साहब एक और चीज है, पत्नियों का रूठना मनाना भी खूब चलता है कि शादीशुदा लोगों को 2 पंक्तियों में देखिएगा कि शादीशुदा लोगों को ये दस्तूर मजबूरन निभाना पड़ता है। शादीशुदा लोगों को ये दस्तूर मजबूरन निभाना पड़ता है। और भाई साहब घरवाली भी किसी त्योहार से कम नहीं, हर तीसरे दिन मनाना पड़ता है। वाह। अब ये चौड़े हैं, मैं हल्का हूँ, रोज नकल बनाते हैं, रोज मजाक बनाते हैं, जब मिलते हैं तब कहते हैं सूख के छुआरा हो गए, किसी दिन छुआरा बताते हैं, किसी दिन पतली ककड़ी बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो भाई साहब मैं भी इस चीज को भुगतता हूँ कि हल्की छरहरी काया होना
बहुत अच्छी जात है। डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुखराज सिंह बैठे हुए हैं, पूछ लो हल्की छरहरी काया अच्छी है कि मोटी वाली अच्छी है? कि हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बड़ी है, और अगर अपने साथ पत्नी की भी हो तो समझ लीजिए किस्मत आपके साथ खड़ी है। अगर अपने साथ पत्नी की भी हो तो किस्मत आपके साथ खड़ी है, मगर अगर पत्नी मिल गई मेरी तरह भारी भरकम तो मुसीबत का छोर नहीं। साथ में खड़े हो तो लगता है अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। वाह, हमने बाबू से एक दिन पूछा, हमने बताओ यही से निचुड़ के जैसे एकदम स्लिम ट्रिम नहीं कहेंगे, उससे भी कुछ नीचे वाला हो वो बताओ। तो मालूम बताया बहू ने कि शुगर हो गया इन्हें। तो हमने इनसे पूछा, हमने कहा आदमी को आदमी के बाले होते रोग सदा, उल्टा ये तुम पे प्रयोग कैसे हो गया? कुत्ता वाला नहीं हुआ, भैंसा वाला नहीं हुआ, तुमको सुअर वाला रोग कैसे हो गया? अच्छा, इनकी एक सच्चाई बता रहा हूं आज आपको। आज भीरा के लोग कान खोल के सुन लेना, हमारे संचालक जी मोटे कैसे हुए। कि ये सप्पल जैसे सीधे थे, ये सप्पल जैसे सीधे थे, बिना हत्थे का हथौड़ा कर दिया। ये सप्पल जैसे सीधे थे, बिना हत्थे का हथौड़ा कर दिया, और खीरे जैसी सुडौल काया को गोभी का पकौड़ा कर दिया। खीरे जैसी सुडौल काया को गोभी का पकौड़ा कर दिया। और शादी से पहले ये भी हमारी तरह स्लिम फिट हुआ करते थे, जब से भौजिया आई उन्होंने पीट पीट के चौड़ा कर दिया। अच्छा, ये अभी उमेश भैया हमारे पढ़ रहे थे कविता, पता नहीं सुखराज भैया को लपेट डाला, पता नहीं किसको लपेट डाला। इनकी अभी 1-1.5 साल हुई है भाई साहब शादी को हुई है। दूसरे की बताते हैं, अपनी छुपाते हैं, मैं इनकी बताऊंगा। कि आप आए और बोले कुलदीप भैया मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया भाई, किससे पंगा हो गया? मैंने बाएं सोसाइटी में ओझ वाले कवियों की तरह। हमने कहा चलो अभी निपट लेते हैं। बोले यार निपटने की तो जगह नहीं दादा। हमने कहा क्या? बोले घरवाली से पंगा हुआ। हमने कहा यार ये इस मामले में हम दखल देने जाएंगे तो हम तो पहले से ही कुटे हुए हैं, तुम्हारे संग में और थोड़े कुटने जाएंगे। तो बोले हमने कहा आगे प्रॉब्लम क्या हुई? तो 4 पंक्तियों में इन्होंने प्रॉब्लम बताई। वो प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ, पंक्तियों पर आशीर्वाद दीजिएगा आप तालियां उठा करके। कि बोले ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। अरे दादा हमारा तो नसीबी साला चने के झाड़ पर चढ़ा निकला। हमारा तो नसीबी चने के झाड़ पर चढ़ा निकला, और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई। ससुरा छेना समझ के खाया, साला दही बड़ा निकला। और भाई साहब उर्मिलेश भैया ये बताते हैं बार बार, ये अपने मोटे होने को छुपाते हैं। और भाई साहब आपको एक सच्चाई और भी बता रहा हूं कि मोटापा हर जगह नहीं होता है। इतना कुटते पिटते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए ये सूजन भी हो सकती है। हर मोटे आदमी को मोटा मत समझिएगा। वैसे वो कैसे भी हो, बड़े अच्छे संचालक हैं और बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इनकी त्वरित बुद्धि का उदाहरण मैंने एक दिन उनसे पूछा। मैंने कहा दादा राजनीति लोग बड़ा करते हैं, बड़ा राजनीति खेलते हैं, क्या बड़े हथकंडे जानते हैं लोग राजनीति के, कुछ आप भी बताइए, आप भी तो ऐसे लोगों के साथ में बैठते हैं। मैंने कहा मैं तो नेताओं से दूर रहता हूँ, आप बताइए। तो बोले आओ चलो तुम्हें डायरेक्ट दिखाते हैं। भाई साहब घुस गए, मुंबई में थे हम दोनों लोग, तो हालांकि ये बात झूठ है, मुंबई में थे तो वहां एक रेस्टोरेंट में घुस गए। वहां लिखा हुआ था कपल्स रेस्टोरेंट, मतलब वहां प्रेमी जोड़े ही जाते थे। तो हमने कहा दादा यहाँ कहाँ घुस रहे हो, ना तुम्हारा कपल है ना हमारा कपल है। बोले हम दोनों ही कपल है। अब वहां भाई साहब देखा जाके एक भी सीट, एक भी टेबल खाली नहीं। मैंने कहा दादा यहाँ आप लो, हमने पहले मना किया था, यहाँ एक भी टेबल खाली नहीं, अब करोगे क्या? तो सुखराज भैया सच्ची बता रहा हूँ, बोले अभी खाली हो रही है। इन्होंने फोन निकाला जेब से और पता नहीं किसी को नंबर नहीं लगाया, ऐसे ही फोन कान से लगा लिया। बोले अबे कहाँ है बे तू?
मैं देख रहा हूँ तेरी गर्लफ्रेंड या रेस्टोरेंट में किसी और के साथ बैठी हुई है। भाई साहब 3 मिनट नहीं लगे 50% सीटें खाली हो गई, लड़कियां गायब। तुम्हारी वाली भी? हमारी वाली वहां होती तो हमें इनकी जरूरत ही क्या थी। अच्छा, अभी उमेश भैया हमारे बाबाओं को बड़ा लपेट रहे थे, कह रहे थे वो तेल लगावाने वाले बाबा और जिन कौन कौन से बाबा, बाबा रामदेव बाबा, सब बाबा सुना दिए। भाई साहब मैं सच्ची बता रहा हूँ, समाज से लेकर राजनीति तक पूरे सिस्टम में बाबा हावी है। अभी आप देख लीजिए, सबसे पहले समाज में देख लीजिए, एक टाइम में आसाराम बाबा हुआ करते थे, राम रहीम बाबा हुआ करते थे, वो गुफा वाले बाबा हैं, और वो क्या नाम है, जलेबी वाले बाबा, जलेबी वाले बाबा, जलेबी वाले बाबा, ये लो एक नए बाबा निकल के आ गए। और उसके बाद में अब देखिए दाढ़ी रखा ली है, भाजपा के पास मोदी बाबा, कांग्रेस के पास पनौती बाबा, यूपी में आ जाइए रामदेव बाबा, और वो दूसरे अभी एक नए पैदा हो गए गुलाटी बाबा। जब जैसे देखते हैं मौका देखते हैं उसी दिल में गुलाटी मार जाते हैं। चुम्मा वाले बाबा भी, चुम्मा वाले बाबा, चुम्मा वाले बाबा के बारे में हमने ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। और अपने यूपी में अभी अभी कामयाबी लेके आए हैं बुलडोजर वाले बाबा। अब मैं राजनीति से दादा ने परिचय करा दिया, तो मैं राजनीति के चरित्र की 4 पंक्तियां रखता हूं, इनके साथ न्याय करिएगा। मैं बहुत ज्यादा ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बस कुछ मुस्कुराहटें बांटने की कोशिश करता हूं कि राजनीति का चरित्र क्या होता है कि यहाँ अपनी लिखावट को भी खुद ही काटना होगा, यहाँ अपनी लिखावट को भी खुद ही काटना होगा, कि खुद की आस्तीनों को भी खुद ही छांटना होगा। और सियासत का है गलियारा यहाँ कायम नहीं कुछ भी, यहाँ खुद थूकना होगा, यहाँ खुद चाटना होगा, यहाँ खुद थूकना होगा, यहाँ खुद चाटना होगा। और साहब नेताओं का चरित्र कैसा हो रहा है उस पर भी देख लीजिएगा कि सिर्फ मतलब की राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं है। कि रहेगा जब तलक मतलब तुम्हें मक्खन लगाएंगे, रहेगा जब तलक मतलब तुम्हें मक्खन लगाएंगे, और बने सरकार कोई भी मलाई हम ही खाएंगे, और दिखेगा फायदा ज्यादा जो तुमसे दूर रहने में, कसम खा कर के कहते हैं गुलाटी मार जाएंगे, कसम खा कर के कहते हैं गुलाटी मार जाएंगे। और चलते और भाई साहब अभी जैसे मैं अब किसी दिन अगर भाजपा पे कोई कविता पढ़ देता हूँ तो सपा वाले नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ये तो भाजपा का आदमी है। और सपा पे कविता पढ़ दूं तो भाजपा वाले नाराज हो जाते हैं कि ये सपा का आदमी है। भाजपा और सपा के चक्कर में अब हम काहे के चक्कर में पड़े। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा भाई साहब मैं ना भाजपा का आदमी न सपा का आदमी हूँ, मैं सिर्फ अपनी इकलौती घरवाली का आदमी हूँ और किसी का आदमी नहीं हूँ। तो इसी भावना को ध्यान में रखकर एक कविता सुनिएगा। इसके कविता के बाद के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ कि हमने किसान के खेत में घुसे एक सांड से पूछा। आजकल सांड बहुत घूमते दिख रहे हैं, रोड सड़क से लेकर खेतों तक सब जगह मिल रहे हैं। कि हमने किसान के खेत में घुसे एक सांड से पूछा कि क्यों अति कर रहे हो। हमने किसान के खेत में घुसे एक सांड से पूछा कि क्यों अति कर रहे हो। और किसान ने पसीना बहाकर उगाई है ये फसल और तुम बिना भाव के चल रहे हो। किसान ने पसीना बहाकर उगाई है ये फसल और तुम बिना भाव के चल रहे हो। और फसलों को चरकर और रौंद कर, फसलों को चरकर और रौंद कर इन किसानों का जीवन नरक ना बनाओ। और ये जगह तुम्हारी नहीं है, चरना ही है तो चारागाह या किसी गौशाला में जाओ, जंगल में जाओ। चरना ही है तो किसी गौशाला या जंगल में जाओ। और तुमने तो किसानों के जीवन में
तुमने तो किसानों के जीवन में आतंक और लूट मचाई है, जबकि सरकार ने जगह जगह तुम्हारे लिए चारागाह और गौशाला बनाई है। सांड बोला, अब सांड हमसे मुखातिब हो गया। सांड बोला, तुम बुद्धिजीवी वर्ग के लगते हो। बोला, तुम बुद्धिजीवी वर्ग के लगते हो तो तुम्हारा ज्ञान फैलना लाजमी है। तुम बुद्धिजीवी वर्ग के लगते हो तो तुम्हारा ज्ञान फैलना लाजमी है। और जरा दिमाग ठिकाने रख के बात करो, हम बाबा जी के आदमी हैं। वाह वाह, जरा दिमाग ठिकाने रख के बात करो, हम बाबा जी के आदमी हैं। और तुम्हें पता है कि जमीनों और चारागाहों पर दबंगों और प्रधानों का कब्जा चल रहा है। जमीनों और चारागाहों पर दबंगों और प्रधानों का कब्जा चल रहा है। और गौशालाओं के भूसे और दाने से पता नहीं कितने केयर टेकरों का घर चल रहा है। गौशालाओं के भूसे और दाने से पता नहीं कितने केयर टेकरों का घर चल रहा है। और अभी तो ऊपर से नीचे तक सरकार है, हम ऐसा ही करेंगे। अभी तो ऊपर से नीचे तक सरकार है, हम ऐसा ही करेंगे। और जब तक सरकार रहेगी हम खेत छोड़ो खलिहान तक चरेंगे। वाह, हम खेत छोड़ो खलिहान तक चरेंगे। और तुम्हें पता है, बहुत आगे लाल पीली करके बोला कि इतने निरीह भी नहीं है हम, इतने निरीह भी नहीं है हम कि हमें कोई भी ठोक के चल देगा। इतने निरीह भी नहीं है कि कोई ठोक के चल देगा। अरे इंसान समझा है क्या जो किसी नेता का बेटा हमें अपनी गाड़ी से कुचल देगा? वाह, इंसान समझा है क्या जो किसी नेता का बेटा हमें अपनी गाड़ी से कुचल देगा? और अब तेरी औकात नहीं है, अब तेरी औकात नहीं है जो कसाई के हाथों मेरी गर्दन कट जाएगी। अब तेरी औकात नहीं है जो कसाई के हाथों मेरी गर्दन कट जाएगी। और हाँ, मैं विकास दुबे भी नहीं हूं जो मेरी गाड़ी पलट जाएगी। मैं विकास दुबे भी नहीं हूं जो मेरी गाड़ी पलट जाएगी। और आखिरी दो पंक्तियों में इस कविता का सार अगर आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा अपनी तालियां उठा करके कि बोला कि जब तक ये सियासी लोग हमारे नाम पर वोटों से अपनी झोली भरते रहेंगे, चाहे किसान रोए या तुम रो, हम सांड ऐसे ही हर फसल चरते रहेंगे। हम सांड ऐसे ही हर फसल चरते रहेंगे। बहुत बहुत